हेलो फ्रेंड्स, चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज है 9 सितंबर का ही करंट अफेयर है। 9 सितंबर जो कि इसमें 13 नंबर का है। 13 नंबर में हम इसको देखेंगे। तो अभी राज सर कुछ और काम में बिजी हैं, कुछ और कंटेंट में आपके लिए कुछ यूजफुल लेने के लिए लाने के लिए। तो मैं उपेंद्र आपकी इस कंटिन्यू डेली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करूँगा आज से। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे 9 सितंबर के 10-12 टॉपिक हैं। हर टॉपिक मतलब इस टाइप का है कि कोई इंटरनेशनल का है, कोई नेशनल का है, कोई कानून पे है, कोई मुद्दों पे है, किसी का बैंकिंग पे है। तो हर एक टॉपिक ले लिया है डेली डेली का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन संघ औपचारिक रूप से 9 सितंबर 2023 को G20 समूह में शामिल हो गया, मतलब कि परमानेंट मेंबर बन गया। तो इसके मैं बताऊंगा कि 9 सितंबर की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन यूनियन क्या है और G20 क्या है। दूसरा है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू थे नायडू, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने देखा होगा कि सीएम को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है और ना पुराने सीएम को, अगर उन पर संगीन आरोप ना हो। वैसे बहुत कम केस मिलते हैं इंडिया में। तीसरा है वरुण अभ्यास, ये किस के बीच हुआ है, ये युद्धाभ्यास है। इसका 21 संस्मरण था जो अरब सागर में आयोजित किया गया था। इसको देखें किस के बीच में होता है वरुण अभ्यास, ठीक है। ये फिर चौथा है हेरोजाइन होराइजन यूरोप अनुसंधान संधान में यूके फिर से शामिल हो गया। तो ये क्या है, यूके फिर से कैसे शामिल हुआ, कब हटा था, उसको देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। अगली है केंद्र साइटों को खरीदारी को गुमराह करने के लिए डार्क पैटर्न बुनने से रोकेगा। ये डार्क पैटर्न क्या होता है और केंद्र सरकार, जैसे अपन कुछ साइटों को देखते हैं उसमें कुछ चीज़ आ जाती हैं गुमराह करने की, तो उस पर केंद्र सरकार कैसे लगाम लगाएगी, उस पर एक कानून लेके आ रही है, मसौदा लेके आ रही है। ये आया वैज्ञानिकों ने इंडियन ऑयल सार्डिन के जीनोम रहस्य का खुलासा किया है। तो ये इंडियन ऑयल सार्डियन ये क्या चीज़ है, जीनोम जीनोम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आठवां है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये कौन निकालता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है उसी के जैसा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, और इसमें फिर से इंदौर ने टॉप किया है। मतलब कि ये आया 2019 से ही है, बट इसमें इंदौर ने टॉप किया है। इसके बारे में हम कम सुनते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। तो वहाँ भी इंदौर टॉप है, यहाँ भी इंदौर टॉप है। नेक्स्ट है जापान ने 7 सितंबर को स्लिम स्लिम मून लैंडर, जो इंडिया का था विक्रम, वैसे ही जापान ने भी लॉन्च कर दिया है। ये कब लैंड करेगा उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है, कौन देता है और किस को कब कब मिला है, इसके बारे में देखेंगे। मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, मतलब अबॉर्शन को अब वो क्रिमिनलाइज नहीं होगा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो लास्ट है इसमें विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 9 सितंबर को है, तो एक दिवस का है। तो चलिए बारी बारी से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी। तो सबसे पहला ये अपना इंटरनेशनल न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय है, कि जिसमें अफ्रीकन संघ को क्या हुआ कि इंडिया में जी ट्वेंटी की मीटिंग थी। कब कब थी आपकी, थी 9 और 10 को। इस 9-10 सितंबर को इंडिया में औपचारिक रूप से मीटिंग थी। तो उसमें 9 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन संघ को जी20 में शामिल करके इसे G20 को क्या बना दिया, G21। तो G21 बन गया है। अब आज से G20 खत्म, 9 तारीख से, और इसका G21 हो गया है। इसमें बताऊंगा G21 में कौन कौन से देश हैं और अफ्रीकन संघ को इसमें शामिल करने से इंडिया का क्या वो है, इम्पोर्टेंस है, इसकी खुद की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अफ्रीकन संघ को शामिल करने से देश में वर्ल्ड ऑर्डर क्या चेंज होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है, शिखर सम्मेलन मेजबानी भारत प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन, ये मैंने बता दिया है, नए सदस्य को शामिल कर लिया है। इसमें क्या है, ये कहाँ सम्मेलन हुआ था, ये याद रखना, ये 18वां सम्मेलन है। G20 का 18वां है, यानी कब से चालू हुआ है, 1999 से शामिल हुआ था। 1999 से स्टार्ट हुआ था G20। आपको बताया G20 की पहली क्लास डली है, उसमें क्यों स्टार्ट हुआ, जो एशियन टाइगर थे उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो गई थी, उसके बेसिस पे चालू किया गया था। 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन ने मिलके, एक बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की मेजोर वो है इकोनॉमिस्ट, उन्होंने सबने मिलके किया कि कोई इकोनॉमी का ऐसा चैलेंज आए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि 1997 में जो एशियन था, जो आसियान वाले, उनकी इकोनॉमी बूम कर रही थी और अचानक से ढह गई। तो क्या रीजन था, उसी के बेसिस पे बनाया है कि आगे कोई ना हो। तो ये कहाँ हुआ था, भारत मंडपम। ये कहाँ है, प्रगति मैदान में। और इसकी सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको याद क्या रखना है, यह आपको याद रखना है वसुदेव कुटुंबकम। इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।
वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये याद रखना है आपको। आप ये भी याद कर लीजिए कि 18वां संस्करण था। फिर क्या है इसमें, नेक्स्ट है कि अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन एक अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप, इसमें 55 देश हैं, इन 55 देशों से मिलकर बना है अफ्रीकन यूनियन। ये मैं बताया था 9 सितंबर 2023 को अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया किसमें, G20 में। और 9 सितंबर 1999 को लीबिया के सिरते घोषणा पत्र में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी, समझे आए। तो 9 सितंबर की ये इंपॉर्टेंट है, 9/9/1999, 9 सितंबर को ही इसकी अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी और 9 सितंबर को इसको G20 में शामिल किया गया, जो G21 हो गया है। अब ये इसकी स्थापना की घोषणा की थी, याद रखना, घोषणा की थी। और स्थापना कहाँ हुई, यूथोपिया के अफ्रीकन एकता संगठन में स्थापना की गई और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में से लॉन्च किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथोपिया। इथोपिया कहाँ है आपका, इथोपिया ये हॉर्न कंट्री बोलते हैं, जिसकी सॉल्व याद करने की ट्रिक क्या है, सीड। हॉर्न कंट्री में क्या क्या आता है आपका, हॉर्न कंट्री में ये हॉर्न जैसा दिख रहा है, तो इसमें सोमालिया, एस, इथोपिया, इरिट्रिया और क्या है आपका, डी से जिबूती। ये एक, एक, दो और ये 3, ये 4। हॉर्न कंट्री में 4 कंट्री आती हैं और इसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि यहीं इसकी स्थापना हुई, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा में। तो इसमें बताया है कि इसका भी वो कौन है, अध्यक्ष। आपको याद करने की चीज़ क्या है इसमें, इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं आपके अजाली असोमानी। अजाली असोमानी है, अजाली अजोमानी, इसको याद करना है। इसको पूछ सकते हैं कि ये करंट में बहुत मुद्दा में है, क्योंकि इसको शामिल किया गया है अफ्रीकन यूनियन को। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जो आगे वाले एग्जाम है, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, किसी में भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये है व्यक्तित्व का। इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें बस देखना है किसके थ्रू किया गया है, क्यों किया गया। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के वो हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, और उसके पूर्व प्रधानमंत्री क्या नाम था, चंद्रबाबू नायडू, जो पहले एनडीए के अलायंस में थे, अब एनडीए के अलायंस से हट गए थे 2019 के चुनाव में। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कि इन्होंने इनके टाइम पर राज्य कौशल विकास निगम, ये एक योजना चलाई थी जो युवाओं को कौशल प्रदान करेगी। युवाओं, महिलाओं, बच्चों जो पढ़ने वाले हैं, 18+ वाले हैं, उनको सबको कौशल प्रदान करेगी, और मजदूरों सबको। इसमें 317 करोड़ की कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें किस नियम के कानून से गिरफ्तार किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। तो उस पर इनको केस चलेगा और जो भी होगा वो कोर्ट में आ जाएगा। तो इसमें अभी करंट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी, जो अभी YSR कांग्रेस पार्टी के संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी है। तो इनके पिताजी थे, इस चंद्रबाबू नायडू से पहले इनके पिताजी थे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ये कोई बस वो नहीं है, बस में ये देखना था किसके थ्रू इन्हें गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये डिफेंस के लिए, डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस में क्या है, ये वरुण अभ्यास, आपको याद रखना है। वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि मरीन की इसको कहाँ किया गया था, अरब सागर में। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये वरुण अभ्यास है, ये इंडिया फ्रांस की है, बाकी याद नहीं करना है। इसमें तो बाकी दिया गया है कि कब हुई, 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच हुई थी, आयोजित की गई। इसमें 21वां संस्करण था, जो 25 वर्ष का प्रतीक है। और इसमें 1993, ये कब से स्टार्ट हुई, 1993 से 2001 में इसका नाम वरुण घोषित कर दिया। बस इसमें ये, तो बस आपको याद रखना वरुण अभ्यास किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय समाचार, मतलब इंटरनेशनल न्यूज है। इसमें होराइजन यूरोप अनुसंधान निधि, ये होराइजन यूरोप अनुसंधान निधि क्या है, EU द्वारा EU के देशों को जो रिसर्च में जो काम करते हैं उनके लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है। तो ये निधि योजना है, उसमें लोगों को फंड दिया जाता है, एक संस्था हो या पर्टिकुलर लोग पर्सन है, उनके लिए दिया जाता है। तो क्या हुआ कि 2020 में कोरोना में ये ब्रेग्जिट हो गया तो ब्रिटेन हट गया, तो इनको EU की कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या हुआ है, 7 सितंबर को UK ने सरकारी घोषणा से यूरोपीय संघ में इतने 95 बिलियन अनुसंधान निधि कार्यक्रम होराइजन यूरोप में फिर से शामिल किया है। इतना इनको पे करना पड़ा है, क्योंकि इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। फिर वैज्ञानिकों या पर्टिकुलर संस्था या किसी को मिलता है। तो ये इसलिए था, बस इसका कोई ज़्यादा न्यूज नहीं है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा काम का है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने रुपे एनसीएमसी प्रीपेड का लॉन्च किया है। अब एनसीएमसी रुपे प्रीपेड लॉन्च क्या है? ये क्या है? नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट मेट्रो का ट्रांजिट कार्ड है, जो मेट्रो, बस, वाटर फेरी, पार्किंग आदि में एक ही माध्यम से आसान डिजिटल टिकटिंग किराया भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखा होगा कि दिल्ली में चालू कर दिया है कि एक मेट्रो एक कार्ड वाला है। एक दिल्ली में चाहे बसों में या मेट्रो में वही कार्ड चलेगा। उसी टाइप से सोच रहे हैं कि पूरे देश में जितनी मेट्रो हैं उन सारी मेट्रो में एक ही कार्ड चले। तो उनको ये क्या बोल रहे हैं? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल मोबिलिटी मोबिलिटी कार्ड, और जिसको व्यक्ति को खुदरा और ई कॉमर्स भुगतान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये उसको और बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं कि इसको और कहीं भी यूज कर सकते हैं मेट्रो के अलावा। तो इसमें क्या है? एसबीआई एमएमआरसी मेट्रो लाइन 3 और आगरा मेट्रो में एनसीएमसी आधारित टिकटिंग समाधान लागू कर रहा है। मतलब कर रहा है, अभी निष्पादन के उन्नत चरण में है और बहुत जल्दी से करा दिया जाएगा उपलब्ध। तो एनसीएमसी, इसको समझिए कि वन नेशन वन कार्ड के बेसिस पे ही काम कर रहा है। जैसे सब चीज़ होती है वन देश वन इलेक्शन, वन वन कंट्री वन राशन कार्ड, ऐसे ही है कि वन नेशन वन कार्ड, जो सारी मेट्रो, बसेस, वाटर फेरी, ये बोलो मेट्रो, बसेस, वाटर फेरी और पार्किंग सब जगह एक ही कार्ड काम कर जाए। जिससे हमें दिल्ली गए मेट्रो, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, पटना जो नई नई बन रही हैं, भोपाल, तो उनमें हर जगह अलग अलग ना खरीदना पड़े कार्ड, एक ही से काम हो जाए, दिल्ली वाले जाएँ आराम से कहीं भी कर लें। चलिए, अब इसमें ये वाला है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने जो खरीदारी करते हैं ना, हम अमेजन है, फ्लिपकार्ट है और बाकी जो भी वेबसाइट है ई कॉमर्स वाली, उसमें डार्क पैटर्न बनाने से रोकेगा। मतलब क्या किया कि इसमें गुमराह करने के बीच में आ जाते हैं, ऑफर आ जाते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हम इन पर एक बार जाते हैं, कोई शूज़ दिख रहे हैं या जीन्स दिख रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं कि आपके लिए बेटर है। वो वहाँ तक तो ठीक है, फिर हम उसको क्लोज करके अपने और भी चीज़ें करते हैं, तो उसमें भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, वहाँ भी आ जाता है। गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं या हम पढ़ ही रहे हैं, अपना रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, उसमें भी आ गया कि आप ये देखिए जीन्स इसमें आ गया, ऐसा सस्ता है वो है। तो ये क्या है? ये एक तरह का डार्क पैटर्न है। मतलब एआई काम कर रहा है उसमें, पर एआई में भी वो इतना मजबूर कर देता है ना, आदमी परेशान हो जाता है, लिए बिना रहता नहीं है, उसके पास इतना वो नहीं है। तो इसलिए क्या किया है, इंटरनेट पर विशेष रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर डार्क पैटर्न को रोकने और विनिमय, मैंने रोकना तो क्या होगा, विनिमय रेगुलेशन करने के लिए केंद्र सरकार ने मसौदा दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है। तो इसमें डार्क पैटर्न क्या होता है उसको डिफाइन किया है। डार्क पैटर्न में दिशानिर्देश में क्या बोला, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता इंटरफेस या उपयोगकर्ता अनुभव इंटरेक्शन को खराब करने के उपयोग से किए जाने वाले किसी भी अभ्यास या भ्रामक डिजाइन पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। जो उपयोगकर्ता को कुछ ऐसा करने के लिए गुमराह करने या धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है जो मूल रूप से उसका इरादा नहीं है या करना नहीं चाहते हैं, और जो भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यवहार, व्यापार व्यवहार, उपयोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। क्यों लेके आए? मैंने ये उपयोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। देखने गया वो जीन्स, दिखा दिया उसे जैकेट, दिखा दी, सर्दी चल रही है तो अब वो जैकेट में भी फंस गया। जैकेट के बाद उसे और कुछ दिखाया तो उस वो फेसबुक पे पहुंच गया, इंस्टा पे पहुंच गया, इंस्टा के बाद वो पता चला कि और नॉर्मल वैसी पिक्चर आने लगी, वो कहीं फोन पे पहुंच गया। तो ये चीज़ें क्या है, ये उसके बिहेवियर को चेक करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है, गया क्या कैसे देखने ये, और पहुंच कहाँ गया यहाँ पर। इस चीज़ को गुमराह करने के लिए इनमें वेबसाइटों में कुकीज़ और वो सब होती हैं, तो उसको सरकार ने रोकने और रेगुलेट करने के लिए डार्क पैटर्न को, जिसको बोला गया पूरे डार्क पैटर्न, तो उसको करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है कि इसको कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हैं या ये मैसेजिंग वेबसाइट हैं, ब्लॉगिंग वाली हैं, इनको गूगल है, इनको एक इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ऐसे गुमराह ना किया जाए। तो इसमें बच्चे भी होंगे, सब टाइप के होंगे, तो ऐसे ना हुआ हो। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं वो देखेंगे हम। दिशा निर्देशों में फॉल्ट अर्जेंसी, बास्केट स्कैनिंग, कन्फर्म सेविंग, फोस्ट एक्शन, मेंबरशिप ट्रैप्स और अन्य डार्क पैटर्न को रोकने के और विनिमय करने के तरीके शामिल हैं। तो ये क्या चीज़ होते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। फॉल्ट अर्जेंसी होती है आपकी झूठी अत्यावश्यकता, मतलब कि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आपको वो चेप दे रहे हैं। अत्यावश्यकता की भावनाओं को गलत ढंग से बताना या आरोपित करना, मतलब डाल देना कि ये चीज़ ऐसी है वैसी, तो आप देखने लग जाएंगे। चलो, ग्रूमिंग के लिए ट्रिमिंग दे दी, ट्रिमर दे दी, बोला कि दो, ये आपकी 199 की, और उसकी यदि सजावट है शानदार तो आप सोचो कि देख लेते हैं।
तो उस टाइप से होता है। बास्केट स्कैनिंग में क्या है, चेकआउट के समय उपयोगकर्ता की सहमति के बिना अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल कर दिया जाता है। जैसे अपन क्या देखते हैं, अपन को चाहिए मेमोरी कार्ड चाहिए या पेन ड्राइव चाहिए, वो पेन ड्राइव के साथ में वो कुछ भी लगा देते हैं, मोबाइल का पीछे कवर लगा दिया या वो ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जो बाद में पता चलता है कि ये तो मैंने की नहीं थी ऑर्डर, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर का वो कर देते हैं चेकआउट के समय। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो बास्केट स्कैनिंग होती है। कन्फर्म सेविंग कन्फर्म सेविंग क्या होती है, किसी वाक्यांश, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके उपयोग करने वाले के मन में डर, शर्म या उपहास की भावना पैदा करना है। मतलब कोई यूज कर रहा है तो उसमें मेन चीज़ यही है कि कोई न्यू पिक्चर दे दी, इस टाइप से कोई उसमें देख रहा है तो उसकी हिस्ट्री आ रही है कि क्या देख रहा है, उस पर क्लिक हो गई। और ऐसे ही है फोर्स्ड एक्शंस, जबरन कार्रवाई कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए। इतना इसके बाद इतना ऑफर है कि क्या है कि आप एक लोगे तो उसकी प्राइस आपकी 1999, 2 लोगे आप तो आपकी हो जाएगी 2999। तो ये आपकी जबरन है। तो ये आपको क्या ऑफर ऐसा दे रहे हैं कि आप इसको मजबूर हो जाए, 3000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाए, जबकि आपके पास 2000 थे, आपकी लिमिट की चीज़ थी, एक लेना था, पर 2 दे के वो, जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी दे रहे हैं। ये उसका दूसरे कलर नहीं मिलेगा पर फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को लग रहा है 1500 भी पड़ जाएगी। तो वो सब फोर्स्ड एक्शन होता है। सब्सक्रिप्शन ट्रैप में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अमेजन का है, नेटफ्लिक्स का है, उसमें बोल देते हैं कि आप 1 महीने का, आप 1 मंथ का फ्री लीजिए। उसके बाद बट उसको आपके कार्ड को ये वो करा लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप जब चाहे तब इसको हटा सकते हैं, और जब हटाने पे जाएँ जैसे तो भूल जाते हैं, नहीं भी भूलें, हटाने पे जाएँ तो वो पता नहीं चलता कैसे हटाएं। इसकी सेटिंग हो जहाँ जहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है, इसको ऐसे हटाते हैं। तो मतलब एक सिंपल सा तरीका नहीं है। तो ये होती है सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ये फंसाने का। इस पर भी गाइडलाइंस होगी कि सिंपल से तरीके से एक सिंगल क्लिक में जाके आप सब्सक्रिप्शन हटा सकते हैं और ले सकते हैं। इंटरफेस हस्तक्षेप, इसमें क्या है, उपयोगकर्ता के इंटरफेस में हेर बदल कर दिया जाता है, किसी और के लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। वेट एंड स्विच, इसमें विशेष परिणाम का विज्ञापन दिया जाता है की प्रथा है। ड्रिप मूल्य निर्धारण करना है, इसमें कीमतों के तत्वों को पहले से ही प्रकट नहीं किया जाता है, पैसे पहले से नहीं होते हैं, एक अनुमानित बता देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अपन टी शर्ट लेने गए तो उसमें टी शर्ट की प्राइस कितनी होती है, प्राइस होती है आपकी 599। जब हम उसमें नंबर डालते हैं कि ये हमें चाहिए कितना 42 नंबर का, तो वो सीधे बढ़ के कितने आते हैं 799। इस टाइप से ड्रिफ्ट मूल्य निर्धारण, तो उसमें जो है नीचे हो उसी का हो, कलर दूसरा कर दे तो प्राइस बढ़ जाती है। तो ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो मंत्रालय की ओर से छदम विज्ञापन और लैंगिक को परिभाषित किया है, इसमें सारे को परिभाषित किया है और सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने इंडियन ऑयल सार्डिन के जीनोम रेस का खुलासा किया है। अब ये सार्डिन ऑयल, इंडियन ऑयल सार्डिन, ये क्या है, ये मछली है, इस टाइप की मछली होती है। तो इसमें क्या ऑयल बहुत पौष्टिक और न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें क्या होता है, ओमेगा, इन मछलियाँ क्यों खाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, और ये चीज़ें इससे मिल जाती हैं आसानी से। तो इसमें जीनोम रेस का खुलासा किया है। जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है इनकी जो जीन एडिटिंग जीन होते हैं ना, इन जीन के को वो करके काउंट करके और सबकी एक वो हो जाती है कि इसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, एक कैसे कैसे आगे बढ़ी और ये ख़त्म हो रही हैं तो कैसे ख़त्म हो रही है, इनका म्यूटेशन हुआ तो कैसे हुआ। तो इससे क्या मिल जाता है, इससे सब कुछ मिल जाता है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो भी ऐसे ही है, मछलियों का भी कर रहे हैं। जैसे पता चल जाएगा कि हमारे अरब सागर में कितनी है, बंगाली खाड़ी में कितनी है, दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है, हिंद महासागर में कितनी है, इस वजह से इनका जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाता है। तो इसमें इनका डेटा कितना है, 1 GB के आसपास है, और इसमें कितने प्रोटीन कोडिंग लिए गए हैं, वही जीनोम की बात कर रहा हूँ मैं, डीएनए आरएनए वाले डीएनए लिए गए। इसमें 46,336 प्रोटीन कोडिंग जीन लिए गए हैं। तो इसमें कुल मत्स्य उत्पादन पालन में इनका कितना योगदान है, 10% है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके अरब सागर में। तो अरब सागर में ये ओमान की खाड़ी और अरब सागर की जो है उसमें अनुवांशिक अंतर को समझने में मदद मिलेगी। तो इसका बस इम्पोर्टेंट इतना ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक मछली है बस। अब आ गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। हमने अभी तक क्या सुना है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें पहले नंबर पर कौन है, इंदौर है आपका स्वच्छ भारत। पर यहाँ भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 1 मिलियन से ऊपर आबादी वाले, 10 लाख से ऊपर आबादी शहरों में इंदौर पहले नंबर पर आए। इसकी घोषणा कौन करता है, इसको कौन आयोजित करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके वो कौन है,
भूपेंद्र यादव ने इनकी घोषणा की, जो किसके मंत्री हैं, पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है, केंद्र में। तो इन्हें इनको चालू कब किया गया था, इसको 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत से लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि शहरों क्षेत्रीय स्तरों पर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करना था। तो इसमें जैसे दिल्ली में सर्दियों में कितना वायु पॉल्यूशन हो जाता है, दिल्ली टॉप पे आ गया था एक बार, फर्स्ट कैपिटल जो दिल्ली टॉप पे है, पहली मतलब वर्ल्ड में पहली कैपिटल है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, गाजियाबाद, गुड़गांव। ये तो इसी बेसिस को कम करने के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण निकाला, इसको कम किया जाए। तो इसमें क्या है, इसमें 131 शहरों की पहचान की गई है और इसमें 2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने का टारगेट लगाया गया है। तो इसमें 10 लाख से ऊपर आबादी वालों में इंदौर पहले नंबर पर, याद रखना है आपको, याद रखिए, इसको भी याद रखना है। यूपी वाले दूसरे नंबर पर आगरा है। हाँ, आगरा में भी जाएंगे तो अपन को लगेगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बट इन्होंने जिनके सर्वेक्षण 2023 के हिसाब से आगरा सेकंड नंबर पर है, तो आगरा ने अच्छी प्रोग्रेस की है। तीसरे नंबर पर ठाणे, ये महाराष्ट्र का है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच में अमरावती, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती है। ये मुरादाबाद यूपी वाला है, यूपी वाला सेकंड नंबर पे है। गुंटूर आंध्र प्रदेश। 3 लाख से कम आबादी वाले हैं पलवानू, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, ये पहले नंबर पे 3 लाख से कम आबादी वाले में। और काला अम्बा ये हिमाचल का है और अंगुल उड़ीसा का है। तो आपको क्या याद रखना है, यूपी वालों में, यूपी और बिहार के लिए आगरा इंपॉर्टेंट है। इंदौर तो है ही, ये तो पहले नंबर पे, ये दो चीज़ें आप याद रख लीजिए। पहले नंबर पर कौन है, इंदौर, दूसरे नंबर पे कौन है, आगरा। ये 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले देश राज्य हैं, वो है सिटी, जिसमें वायु पॉल्यूशन सबसे अच्छा, वायु प्रदूषण इतना है नहीं, ठीक है। अब आ गया है जापान ने 7 सितंबर को स्लिम, इनके मून लैंडर का नाम क्या है, स्लिम। आप बताइए मुझे कमेंट में, जो भारत ने चंद्रयान 3 भेजा है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, इनका क्या नाम है, दोनों के आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। तो इंडिया कौन सा देश बना है, 23 अगस्त को इंडिया ने भेजा था, तो इंडिया वर्ल्ड में चौथा देश बना है। उसी की आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जापान ने स्लिम नाम से एक लैंडर लॉन्च किया और वो 5वां देश बन जाएगा अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो जापान की एजेंसी कौन सी है, जासा। जासा क्या, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसने 4 महीने की अवधि में कक्षीय युद्धाभ्यास के, इसमें 4 महीने में ये वो कर जाएगा। 4 महीने की अवधि में कक्षीय युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के माध्यम से चंद्रमा पर पहले से जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा में 1 महीना बिताएगा। पृथ्वी कक्षा में बिताएगा, धीरे धीरे जा रहा है, उनको इतनी जल्दीबाजी नहीं है। 4 महीने में लैंडिंग करवाएंगे, तो लैंडिंग करवाएंगे तो ये 5th बन सकता है अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी तो इसमें पहला कौन सा है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट भेजने वाला है आपका रसिया, रूस, सेकंड नंबर पर यूएस, थर्ड नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर भारत और 5वें नंबर पर अगर जापान भेज दिया तो इसको क्या लिख देते हैं, संभावित। अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया तो 5th बन जाएगा, वहाँ की ये 4 तो है ही, ठीक है। तो इंडिया का बताइए कमेंट बॉक्स में लैंडर और रोवर का क्या नाम है। और लगे या तो ये भी बता दीजिए कि इसरो के चीफ का क्या नाम है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसरो के चीफ का, जिन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, तो चंद्रयान 2 की जो भी खामियां थी उनको सही करके चंद्रयान 3 को उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया। अब देखिए GI टैग, इस सलेम के साबूदाना को GI टैग दिया गया है। अब GI टैग देता कौन है, तो GI टैग जो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के थ्रू दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है आपका तमिलनाडु में, मैं बता देता हूँ। चलो, तो ये तमिलनाडु में ही इसके GI टैग दिया है और तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कैसे दिया जाता है, ये रजिस्टर कराया जाता है, यहाँ भी है। और ये किसके अंडर में है, ये आपका है DPIIT, इसको याद रखना है आपको, DPIIT। और DPIIT किसके अंडर में, MOCI के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और DPIIT आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। तो ये इसके अंडर में, बट इसका इसको याद रखना है आपको, जो ये पंजीकरण दिया था, GI टैग दिया था, GI टैग किस डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है, GI टैग आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उसमें DPIIT डिपार्टमेंट है वो देता है। और ये कानून है
ये अधिनियम है, इसके थ्रू दिया जाता है। तो इसमें क्या है, ये क्या दिया, क्यों दिया जाता है, इसमें किस किस चीज़ को दे सकते हैं वो देखिए। जीआई टैग बौद्धिक संपदा है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे जो वस्तुओं उत्पादों को दिया जाता है, और एक प्रमाणित या संकेतक का नाम है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र स्थान के लिए एक अद्वितीय पहचान होती है। एक उसी पर्टिकुलर जगह पर चीज़ें उगाई जाती हैं या होती हैं या बनाई जाती हैं, जैसे हस्तशिल्प हो गए, साड़ी हो गई, बनारसी साड़ी है, कांचीवरम है, चंदेरी साड़ी है, महेश्वरी साड़ी है, ये होगी आपकी साड़ियाँ। कुछ आर्ट्स होते हैं, कठपुतलियाँ हैं, ये फिर ये होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं, ये साबूदाना है, मिथिला मखाना को दिया गया था अभी, ठठेरे हैं जो पंजाब के आर्ट्स हैं, ऐसे इनको दिया जाता है। तो ये बस इतना याद रखना है, सलेम के साबूदाना को दिया गया। तो इससे पहले तमिलनाडु में 3 को और दे चुके हैं, जडेरी नमक्कट्टी, कन्याकुमारी मेटिकेला और चेदीगुट्टा साड़ी। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ याद रखनी है आपको याद रखना है इसमें कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको है, किस राज्य के पास है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपके पास तमिलनाडु के पास। सेकंड नंबर पर कौन है, कर्नाटक। थर्ड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पे आपका यूपी आपका थर्ड नंबर पे, कर्नाटक है, और इसमें केरल भी है। ये तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं, 4 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा जीआई टैग रखते हैं, पर इसमें टॉप को याद रखना, तमिलनाडु में टॉप पे है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जीआई टैग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। यूपी का भी एक देख लेना कौन सी रैंकिंग है, एग्जैक्ट तीसरी या चौथी है, बट ये टॉप 5 में आता है, ये इतना याद रखना है। अब लास्ट है आपकी हुई मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात, अबॉर्शन होता है, उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हमारे देश में तो अपराध की श्रेणी है नहीं इसमें। तो ये मैक्सिको कहाँ है आपका, मैक्सिको यहाँ, ये आपका यूएसए है। तो यूएसए के बाद ये इतना सा बच है ना, ये इधर पनामा की खाड़ी और ये सब है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये आपका कौन सा है, मैक्सिको। एक मैक्सिको सिटी यूएस की सिटी है, यूएस का राज्य है, पर यूएस का राज्य नहीं, ये देश है, ये मैक्सिको देश है। तो इसके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया किसको, अबॉर्शन को। सोचो ये इतने डेवलप्ड देश हैं, यूएसए भी है, वहाँ भी यानी भी अपराधित होता है किसी किसी राज्य में, तो वहाँ भी इतना वो नहीं है। बट फिर भी एक अबॉर्शन को ये वो नहीं मानते हैं कि ये किसी का राइट है, वो चाहे बच्चा करना चाहे चाहे ना खाए, उसका वो राइट है, वो अबॉर्शन करा सकते हैं। वो अलग बात है कि माता और बच्चे पे अगर खतरा है तो उस बेसिस पर नहीं हो, बट एक इच्छा से और एक हेल्दी लाइफ से वो कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो अदालत ने बयान दिया है, गर्भपात को दंडित करने वाली व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसमें असंवैधानिक था, इसमें पहले क्या सजा होती थी, 3 साल की जेल और जुर्माना होता था। देखिए 3 साल की जेल और जुर्माना, मतलब एक तो पीड़ा से सहन कर रही है, अगर कुछ मिसकरेज हो गया है, कुछ हो गया, बच्चा उल्टा पड़ गया है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं यार, नहीं चाहिए अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट वो हो गया है, उस वजह से अगर उन्होंने करवा दी 3 साल की सज़ा। बताइए, अभी हमारे यहाँ सिर्फ लिंग को निर्धारण नहीं कर सकते, जो कि असंवैधानिक है और ज़रूरी भी है, उससे क्या है बच्चियों को मार दिया जाता है, बट ये तो अबॉर्शन ही नहीं कर सकते। देखिए वेस्टर्न में बोलते हैं डेवलप्ड है और सोच उनकी बड़ी है, ये सोच देखिए आज कर रहे हैं कब, 2023 में। ठीक है, देखिए तो नए इस फैसले में क्या है, पहले 32 राज्यों में, पहले क्या था 2007 में 32 राज्यों में के 12 शहरों में गर्भपात को वैध बनाया था, सिर्फ 12 शहरों में। अब क्या है 32 के 32 राज्य के सारे शहरों में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, लास्ट है विश्व प्राथमिक दिवस चिकित्सा दिवस। कब मनाया गया, ये मनाया गया 9 सितंबर को। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, जो सबसे पहले हो प्राथमिक चिकित्सा, ये शनिवार के दूसरे, हर सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इसमें क्या है ये होता क्या है, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं ना कि फर्स्ट प्राइमरी है, प्राइमरी चिकित्सा, सेकेंडरी, थर्ड, टर्सरी। इसमें क्या है, चोटों को रोकने और गंभीर परिस्थितियों को में जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। शुरुआत में चोट लग जाती है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, वो प्राथमिक चिकित्सा है, तो ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, इतना याद रखना है आपको। और कौन मनाता है, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। जो हमने रेड क्रॉस देखा है, रेड क्रॉस हमारे यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, भोपाल में भी है। तो रेड क्रॉस वही है जो रेड क्रॉस, इनको स्टार्टिंग में स्वामी विवेकानंद ने इसकी पहल की थी कि एक ऐसी संस्था हो जो लोगों का ध्यान रखे, लोगों के जैसे युद्ध होते थे पहले, युद्ध में आपदाओं में एक ऐसी संस्था हो जो फ्री में लोगों का इलाज कर सके। तो वो रेड क्रॉस उसी के बेसिस पर बना था। ठीक है,
और इसमें क्या है, समय पर प्राथमिक उपचार न मिल, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें समय प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण कई लोगों और जानवरों की मौत हो जाती है। जानवर तो अधिकतर ऐसे ही मरते हैं, प्राथमिक चिकित्सा उनकी हो नहीं पाती है। तो उसमें किसी का पैर टूट गया, सड़ रहा है, कीड़े पड़ गए, तो उसी बेसिस पर जानवरों की सबसे ज़्यादा मौत होती है। और लोगों का भी होता है, गरीब लोग नहीं हॉस्पिटल जा पाते गाँव में, सोचते हैं कुछ नहीं है, हो जाएगा। टीबी होती है, खांसते खांसते टीबी हो जाती है, मर जाते हैं, वही है। तो इसमें उसी को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या बनाया है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस बनाया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो कल आपकी 10 और 11 सितंबर की, कल क्या आज ही आ जाएगी या कल आ जाएगी ये, हाँ कल क्लास आ जाएगी आपकी 11 और 10 और 11 सितंबर की करंट अफेयर क्लास आएगी। आप कांटेक्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम पे इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, जीएस रिवॉल्यूशन 1 है, सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो है ही जीएस रिवॉल्यूशन के नाम से। तो चलिए फिर नेक्स्ट करंट अफेयर मिलते हैं। थैंक यू।